मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी, इसे बॉलीवुड भी कहते हैं। फिल्मों, गानों और फैशन की माया नगरी है ये। यहीं पर कभी आवाज की दुनिया की शुरुआत हुई, वो आवाज जो देश के हर शहर, हर गांव, हर कोने तक पहुंची और अपने मनमोहक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के दिलों में उतर गई। प्रगति और परंपरा का अनूठा संगम, ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम यानी विविध भारती। अब भी मैं जरूर विविध भारती सुनती हूँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जब नरेंद्र जी ने कहा कार्यक्रम रोचक हों, सुने जा सकें, और दूसरी बात ये कि उनमें विविधता होनी चाहिए। विविध भारती प्रगति और परंपरा का संगम, ये अब तक उन्होंने बरकरार रखा है। विविध भारती ने हमारे देश में हमारे संगीत को देश के कोने कोने में और लोगों के घर घर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, अ गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, विविध भारती। 1950s में फिल्मी गाने बंद हो गए ऑल इंडिया रेडियो से, और उसकी वजह से जितना पॉपुलर लिसनरशिप था वो सिलोन को चला गया, और सिलोन से लिसनरशिप वापस लाने के लिए विविध भारती को शुरू किया गया। आज जहां मुंबई दूरदर्शन केंद्र है, वहीं से शुरुआत हुई थी विविध भारती के लाइब्रेरी प्रसारण की। आज भी मौजूद हैं वो 3 सीढ़ियां, वो कमरे और कुछ भूली बिसरी यादें। विविध भारती को एक सृजनात्मक दृष्टिकोण देकर मूर्त रूप प्रदान किया पंडित नरेंद्र शर्मा ने, और चरितार्थ कर दिया संचार की सही परिभाषा को। मेरे हिसाब से संचार वो सबसे अच्छा है जिसमें 5 स जुड़े हुए हों, यानी 5 शब्द जो स से शुरू होते हों। और ये 5 शब्द कौन से हैं भैया? सबसे पहले संचार सही हो, उसमें गलतियां ना हो, भूले ना हो, सही हो संचार। दूसरे, संचार सत्य हो। अगर संचार में झूठ की बदबू आ गई ना, तो समझो संचार गया, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई आपकी बात ही नहीं मानेगा। तो देखिए, सही और सत्य। तीसरा स है स्पष्ट, बहुत स्पष्ट आपकी वाणी और आपके शब्द होने चाहिए और आपका ख्याल होना चाहिए, ताकि जो आप बोल रहे हैं अच्छी तरह से लोग समझ लें, कोई उसमें कन्फ्यूजन ना हो। चौथा स है सरल, सरल होना चाहिए संसार, इसलिए कि अगर आप किताबी भाषा बोलेंगे तो कोई शब्दकोश लेकर थोड़ी सुनने वाला है, ख़ासतौर पर रेडियो पर, हैं। तो इसलिए आप भाषा ऐसी बोलिए जो आसान हो, आम फहम हो, बिल्कुल सीधी सादी जनता की भाषा हो। और 5वां सा है सुंदर। संचार अगर सुंदर होगा, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला भी होगा, अगर थोड़ी सी मुस्कुराहटें भी होगी, थोड़ी सी टांग खिंचाई भी होगी, और थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी होगा, तो फिर संचार और अच्छा लगेगा। और ऐसे अच्छे 5 स से सजे हुए संचार की खासियत ये होती है कि ये कभी इसका वार जो है, या इसका निशाना जो है, वार गलत लफ्ज़ है, निशाना जो है वो खाली नहीं जाता। दक्षिण मुंबई के मेरिन लाइन से जानी मानी रंगकर्मी और अदाकारा शौकत आजमी बनी पहली अनाउंसर। विविध भारती में जो मनचाहे गीत पहला प्रोग्राम था, वो मेरी आवाज़ में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस ज़माने में आपको पता है कि हम लोगों की तनख्वाह 150 रुपये थी। तो मैं चूँकि ड्रामों में काम करती थी, तो उन्होंने मेरी 250 कर दी थी। तो इसी में हम खुश रहते थे और उसी में हम ब्रॉडकास्ट करते थे। माया नगरी मुंबई के मेरिन लाइन से विविध भारती पहुंचा राजधानी दिल्ली। विविध भारती की पहचान बनी उसके रोचक कार्यक्रमों से। चित्रलोक, संगीत सरिता, हवा महल। बड़े कहकहे लग रहे हैं। हवा महल की लोकप्रियता तो सर्वविदित थी, लेकिन चौहारा की भी लोकप्रियता कम नहीं थी। कारण उसका ये था
कि लोगों को लोकगीत सुनने के लिए मिलते थे, और अगर केवल लोकगीत उसी प्रांतीय भाषा में होते या क्षेत्रीय भाषा में होते तो लोग कदाचित उनका रस नहीं ले पाते। लेकिन होता ये था कि उन गीतों के जो भावभूमि थी या उस गीत में क्या कहा गया है, इसको पहले बता दिया जाता था, तो श्रोता उसको अधिक रुचि के साथ सुन सकता था। और तीसरी बात ये थी, कई बार ये भी हुआ कि लोगों ने कहा, अरे ये गीत, इस गीत पे तो अमुक फिल्म निर्देशक ने फिल्मी गाना बनाया है, ये तो बड़ी हमारे वहाँ की सुमधुर मतलब एक संगीत है, या गरबा में गाया जाता है, या महाराष्ट्र में गणेश पूजा के अवसर पर गाया जाता है। ये भी था। सच पूछिए तो विविध भारती के ऑफिस में बैठकर ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किस ख्वाबों की दुनिया में हूँ, क्योंकि कभी कोई फिल्म आर्टिस्ट चला आ रहे हैं तो कभी कोई बड़े आर्टिस्ट चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के साथ साथ विविध भारती ने पॉपुलर फिल्म म्यूजिक को लोगों की रग रग तक पहुंचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र जी, क्योंकि नरेंद्र जी स्वयं फिल्मों से संबद्ध थे और अधिकांश फिल्म निर्माता नरेंद्र जी को केवल जानते ही नहीं थे, उनका आदर सम्मान भी करते थे। उन्हें मालूम था कि नरेंद्र जी इतने शिष्ट, मृदुल भाषी और व्यवहार कुशल हैं, और उनके उसमें कोई असत्य का कहीं कोई वो नहीं है, पुट नहीं है। तो उन्होंने जब कहा कि नहीं, आप विश्वास रखिए, हम इन गानों को टेप पे एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे, और आप विश्वास मानिए, हम उन गानों, उसके बाद उस टेप को हम बार बार नहीं बजाएंगे, हम उसे इरेज कर देंगे। उसके बाद जब कभी आवश्यकता होगी तो हम उस गाने को फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। तो धीरे धीरे एक एक करके जब उन्हें लगा कि ये कार्यक्रम पॉपुलर होने लगा, तो धीरे धीरे होने लगा ये। फिल्म प्रोड्यूसर इस बात पे आश्वस्त हो गए कि नरेंद्र जी जो कुछ कह रहे हैं वो उसमें असत्य की मात्रा नहीं है, सचमुच ऐसे ही करेंगे। तो आश्वस्त होने के बाद लोगों ने अपने फिल्मों के गानों के अधिकारों ने देने शुरू कर दिए। इस प्रकार से विविध भारती में फिल्मों गाने बने। मीटिंग में मैंने कहा था कि जब हम मनचाहे गीत ब्रॉडकास्ट करें तो हमारा जो राइटर है उसका नाम ज़रूर होना चाहिए, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उसका नाम होना चाहिए, जो गा रहा है उसका नाम होना चाहिए, जो फिल्म है उसका नाम होना चाहिए। तो मेरी ये बात शर्मा जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तो जब मैंने ब्रॉडकास्ट किया इस तरीके से, जो आज तक मैं समझती हूँ वैसे ही हो रहा है, तो मैंने जाके साहिल लुधियानवी को बताया, उनके गाने चलते थे, और कैफी आज़मी को बताया जो मेरे शौहर थे। तो वो लोग इतने खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हंसी के चुटकुले और नन्हे बच्चों के प्यारे प्यारे प्रोग्रामों का श्रेय भी विविध भारती को ही जाता है। तरन्नुम लोग जो समझते हैं कि तबस्सुम की बेटी है तरन्नुम, वो और कोई नहीं, वो असल में मैं ही हूँ। देखिए, चुटकुले तो मैं सुना सकती हूँ आंटी आपको, लेकिन चुटकुले सुनाने के बाद जो रेडियो से हमको चेक मिलता था या कैश पेमेंट मिलती थी वो आप देंगे? उसके साथ मुझे एक बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा भी चाहिए। खैर, तरन्नुम चुटकुले तो बाद में बताएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तबस्सुम ने जब रेडियो शुरू किया तो हिंदुस्तान में पहला जो रेडियो स्टेशन था उसके स्टेशन डायरेक्टर थे बुखारी साहब, और वो रेडियो स्टेशन जो था बांकुड़ों में था, शेक्स में था, और बिल्कुल ऐसा लगता था बहुत बड़ा सा एक ज़बरदस्त, क्या कहते हैं, किसी फैक्ट्री का गोडाउन है जिसमें रेडियो स्टेशन था। और वहाँ पे जब हम लोग ड्रामे किया करते थे तो लोग इतने भोले भाले थे कि उन ड्रामों में जब 2 माइक रखे हुए होते थे तो डायरेक्टर जो आके कहते थे, उस वक्त कौन थे विविध भारती में, शायद मधुप शर्मा और गंगा प्रसाद माथुर जी और मुख्तार साहब, ये लोग जो थे ये किया करते थे, और वो इशारा करते थे कि जब हीरो और हीरोइन एक माइक पे आके रोमांटिक बातें करें तो जो मॉब है, जो भीड़ है, दूसरे माइक पे जब हम इशारा करें तो जाके कुछ खुसुर पुसुर करना। तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो तो भला हुआ कि उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी, अगर लाइव ब्रॉडकास्ट होता तो बहुत ही हम तमाशा बनते। जैसे ही हीरो और हीरोइन ने रोमांटिक डायलॉग्स बोलने शुरू किए, उन्होंने इशारा किया मॉब को कि कुछ खुसुर पुसुर करो, तो 4-5 लोग माइक के पास आए और आके कहने लगे खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर। यानी उन्होंने प्रैक्टिकली खुसुर पुसुर को समझ ही नहीं पाया कि कुछ हमिंग होनी चाहिए, इतने भोले भाले हुआ करते थे। हमने विविध भारती पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। एक इंस्पेक्टर ईगल आता था, उसे विनोद शर्मा जी, जिन्हें बाबाए रेडियो कहते हैं, वो किया करते थे। और उसके अलावा एक प्रोग्राम और आता था विविध भारती पे, उसमें मैं वॉइसिंग करती थी और मेरे साथी होते थे मुकेश खन्ना और सुरेश ओबराय। और वो उसका फॉर्मेट ये था कि हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी मशहूर इमारतें हैं
वो अगर सचमुच बातें करने लगें और अपने बारे में जानकारी देने लगें और बताने लगें तो उनका अंदाज़ क्या होगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुकेश खन्ना जो थे खूब लंबे थे, तो उनको रोल मिलता था कुतुब मीनार का, कि मैं कुतुब मीनार हूँ और सन सो एंड सो में मुझे फ़लाँ फ़लाँ महाराजा ने या फ़लाँ फ़लाँ बादशाह ने मुझे स्थापित किया। और सुरेश उबराय जो थे वो बनते थे लाल किला और मैं बनती थी जामा मस्जिद। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी आए हमारे यहाँ, आप तो जानते हो वो बड़े मस्त आदमी हैं। आके उन्होंने कहा कि मैं कुछ गीत रिकॉर्ड कराऊंगा। ताती ताती तोता पिंजरे में रोता, झांकते हैं तारे कहते हैं प्यारे, तोता काहे को तो रोता, अंधकार छोड़ दे पिंजरे को तोड़ दे, उड़ते उड़ते आजा सारी रात तू भी बन आजा हमारे पास। ये या रेलगाड़ी जो कि अशोक कुमार जी ने और ऋषिकेश कुमार जी ने आशीर्वाद फिल्म में यूज़ किए। तो बच्चों का कार्यक्रम तो ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड होता ही नहीं था, पर क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग उत्साह था मन में कुछ करने का, तो ये जब प्रसारित की तो हमारे यहाँ इतनी रिकॉर्डिंग पॉपुलर हुई कि लोगों ने कहा कि आप हर बार यही सुनाया कीजिए। ये स्टूडियो, ये दरो दीवार आज भी इसके गवाह हैं कि न जाने कितने बड़े बड़े कलाकारों ने फौजी भाइयों का मनोरंजन किया। दार्जिलिंग में लोकेशन पर काफी पहले पहुंच गए, लेकिन अब किस्मत की बात कहिए कि उस दिन बादल छाए हुए थे। डायरेक्टर साहब काफी परेशान हुए। कुछ लोग ताश खेलने लगे, कुछ ने आपस में गपशप शुरू कर दी और मैं एक पगडंडी पर चलते चलते पहाड़ के ऊपर पहुंची। एक घने पेड़ के नीचे बैठी। हवा का एक हल्का सा झोंका मेरे जिस्म को छूता हुआ गुजर गया। यही नहीं, हमारी अमूल्य धरोहर भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी विविध भारती ने कभी भुलाया नहीं, बल्कि उसे भी फिल्मी म्यूजिक के साथ जोड़कर संगीत सरिता के जरिए लोगों तक पहुंचाया और पॉपुलर बनाया। संगीत सरिता कार्यक्रम भी एक ज़माने से उसी लीक पे चल रहा था। मैंने ये सोचा कि इसको नया स्वरूप दिया जाए और जो हमने सोचा उसको हमने लागू किया कि वहाँ पे शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स सभी आने लगे। अरे मन काहे भटका तू फिरे, अरे मन काहे भटका तू फिरे, अरे मन काहे भटका तू फिरे। ओए देश साड़ा डोगरा, ओए पेट साड़ा डोगरा, हो मिटिया दाड़ी डोगरी गवाना, दोस्तों हो मिटिया दाड़ी डोगरी गवाना। समय के साथ साथ विविध भारती ने कई तकनीकी परिवर्तन देखे और कदम से कदम मिला उनके साथ हो लिया। फिर चाहे बात हो लेटेस्ट डिजिटल तकनीक की। 40 मशीन लगे हुए थे और वहाँ पर इंजीनियर्स की ड्यूटी होती थी। वो 40 मशीन को लोड कर देते थे टेप से। एक मास्टर टेप होता था। मास्टर टेप से जो ओरिजिनल प्रोग्राम है उसे प्ले किया जाता था और 40 कॉपी उसकी बनती थी। उसके बाद 40 स्टेशंस पे भेजे जाने के लिए 40 लोगों की ड्यूटी होती थी, जो एक एक स्टेशंस पे जाने के सारे प्रोग्राम, सुबह से लेके शाम तक के सारे प्रोग्राम्स की क्यू शीट बना के उसमें सारे टेप्स के नंबर भर के एक एक स्टेशन को वो बाई पोस्ट भेजा जाता था। और उसमें कम से कम तो लाखों का खर्च होता था पोस्टेज में, भेजने में। और मैंने जो पाया वो सबसे मुश्किल ये हो रही थी कि जो टेप्स स्टेशन को चले जाते थे वो फिर लौट कर विविध भारती आते नहीं थे, या जो आते थे वो बड़े डैमेज्ड स्थिति में आते थे। स्टेशंस अपने यहाँ अच्छे टेप्स को रख कर उसको यूज़ कर लेते थे और अपने जो डैमेज टेप थे वो हमें भेज देते थे। तो जब दूसरी बार टेप भेजने की बारी आती थी तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कई मीटिंग्स में मैंने ये बात उठाई, जो डिफ़ॉल्टर स्टेशन थे उनके नाम भी आए, उनको कहा भी गया, उन्हें डांट भी पड़ी, लेकिन स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो उसको ट्राई किया कि उसको हम सैटेलाइट के थ्रू स्टेशंस को भेजते थे। स्टेशंस अपने यहाँ उसको रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करके उसको बजाया करते थे। तो वहाँ से फिर टेप भेजने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी
और अब तो मैं शायद समझती हूँ कि अब सारा का सारा सैटेलाइट के ज़रिए ही सारे स्टेशंस को जा रहा है। तो ये शुरुआत उसी समय हुई थी और उससे काफ़ी रेवेन्यू बचा सरकार का, क्योंकि जो करीब 60 लाख के ऊपर ही पोस्टेज में जो खर्च आता था वो बचा। और फिर 1972 में विविध भारती दिल्ली से वापस मुंबई आ गया। विविध भारती के लिए ये बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि वहाँ से कई फरमाइशी कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन सब पत्रों पर आधारित कार्यक्रम थे। और सच पूछिए तो झुमरी तलैया को झुमरी तलैया बनाने वाला विविध भारती ही है, क्योंकि विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम में उसका इतना नाम आता था। और एक बार जब मैं वहाँ से गुजरी तो मुझे पता चला ये झुमरी तलैया है, तो मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि ये इतना छोटी सी जगह और नाम इसका इतना म्यूज़िकल है कि ये सबके दिलो जान में जाके बस गया है। तो ये सोचकर हमने सोचा कि नहीं, अब जो समय है वो फ़ोन इन का है, तो हम क्यों ना फ़ोन इन प्रोग्राम शुरू करें। और सदा रंगानी साहब से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। बात कीजिएगा, आप अपनी पसंद का गाना सुनिए। अच्छा, कुछ ना कहो, यही गाना सुनना चाहते हो उसी फिल्म का? क्या बात है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों थर थराए तन मन, क्यों लड़खड़ाए धड़कन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। थैंक यू। देखिए, पठानकोट से आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये लगता है कि विविध भारती का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए रहा है। विविध भारती ने ही सन 1970 में श्रोताओं को जिंगल, स्पॉट आदि विज्ञापनों से रूबरू करवाया। स्पॉन्सर्ड यानी प्रायोजित कार्यक्रमों की शुरुआत की। एक चीज़ जो हुई विविध भारती में कमर्शियल सर्विस पर, जो कि बहुत सारे सुनने वालों को खींचने के लिए कामयाब रही, और वो थी 1970, शायद जून का महीना था, जब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, प्रेषित कार्यक्रम वापस आए, यानी पहली बार आए विविध भारती में, यानी ऑल इंडिया रेडियो पर। उससे पहले प्रेषित कार्यक्रम थे ही नहीं। और मुझे याद है कि जो सबसे पहला प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आया रेडियो पर, हमारे रेडियो पर, विविध भारती पर, वो था सैरेडॉन के साथी। विविध भारती को ही इसका श्रेय जाता है कि जो कमर्शियल में जिंगल, स्पॉट्स और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम उस ज़माने में हुआ करते थे विविध भारती से। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी जो शुरू हुआ था वो विविध भारती से ही शुरू हुआ था। चित्रलोक कार्यक्रम था जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें देता था, क्योंकि उसमें हम फिल्मी गाने बजाया करते थे और एक गाने का दाम 5,000 रुपये उस ज़माने में था। जो एक गाना चित्रलोक में बजता था उसके 5,000 रुपये हम लेते थे। तो पहले वो 17 गाने थे, फिर 19 हुए, फिर 25 हुए, इस तरह से वहाँ भी उसकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि हमारे पास वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा था। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या गांव, क्या शहर, विविध भारती अपने श्रोताओं की पसंद के अनुरूप तरह तरह के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करके हर आदमी के दिल तक पहुंचा। आज मनोरंजन के कई चैनलों की भीड़ में विविध भारती ने अपनी भाषा, शैली और मैटर की बदौलत एक अलग और खास मुकाम बनाया है। ये प्रोग्राम बिल्कुल बकवास होते हैं, उसमें इश्तिहार भरे हुए होते हैं और उनको ना ज़बान आती है, ना वो सही तरीके से कुछ बोल सकते हैं। पता नहीं क्या क्या उल झलूल बोलते हैं, जो कि मुझे सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। आज जैसा कि फिल्मों के साथ हो रहा है, बिल्कुल वही रेडियो का भी हाल है। टेक्निकली फिल्में और रेडियो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, लेकिन जहाँ तक मैटर का सवाल है, मैटर बहुत कम। जैसे आज की फिल्मों में टेक्निक बड़ी अच्छी दिखती है, स्टोरी कुछ भी नहीं होती। आज का रेडियो
कम से नई नई लड़कियां, नए नए लड़के, हाय डूड, हाय हाउ आर यू, बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी झलकती है लेकिन मैटर की कमी महसूस होती है, और कुछ थोड़ा सा चिल्लाना ज़्यादा हो गया है। गानों में भी आप देखते हैं ना कि गानों में पहले जो संगीत था, जो मौसीकी थी, वो बड़े दिल को छूने वाली, मरहम का काम करने वाले गाने हुआ करते थे। आज शोर-ओ-गुल ज़्यादा है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, अजब मंज़र नज़र आने लगे हैं, अजब मंज़र नज़र आने लगे हैं, जो गाने वाले थे वो चिल्लाने लगे हैं। तो यही चीखम धाड़ हमें रेडियो पे भी बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। मेरा दिल चाहता है कि जब हम कानों में हेडफोन लगा के रेडियो सुने तो कुछ सुहानापन हमें महसूस हो। सुहानापन चला गया है, और हड़बोंग और भीड़ भाड़ और मेला और स्टेशन और एग्जीबिशंस, बस ऐसा लगता है कि हर जगह पिकनिक मनाई जा रही है। मनोरंजन की विविध भारती जा पहुंचा घर आंगन परिवार से देश की सीमा तक, वहां तैनात फौजी भाइयों तक। जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था उस समय मैं दिल्ली आ चुकी थी। हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया सैनिकों के लिए। सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि वहाँ के अनाउंसर कमल शर्मा ने बाद में मुझे बताया कि मैडम, कारगिल से उन्हें फ़ोन पे सैनिकों का संदेश आता है कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सुन पाते हैं, हमें सिर्फ आपका प्रोग्राम सुनाई पड़ता है, और हम वो इतना अच्छा लगता है उसको सुन के, और उसमें फिर वो अपने परिवार को भी संदेश भेजा करते थे। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा विविध भारती के प्रोग्राम्स जयमाला और हवा महल का। जयमाला जो फौजी भाइयों को समर्पित है, आकाशवाणी की ओर से एक तोहफे के रूप में हमारे देश के सैनिकों को पेश की जाती रही है, और लोगों ने भी इसको बहुत अधिक पसंद किया है। हवा महल अपने छोटे छोटे नाटकों और झलकियों के साथ और अपनी बहुत ही निराली सिग्नेचर ट्यून के साथ लोगों के दिलों में समाया हुआ है। इन सालों में संगीत का हमसफ़र बन चुका है विविध भारती। करगिल वॉर के समय जो हमने हेलो जयमाला प्रोग्राम किया था, हिंदुस्तान भर से हमारे पास में फ़ौजियों की पत्नियों के, पिताओं के, भाइयों के, बहनों के उनके फ़ोन्स आते थे, चिट्ठियाँ आती थी। इसके अलावा जहाँ पर हमारे फ़ौजी जवान लड़ रहे थे वो वहाँ से भी फ़ोन करते थे, कुछ ऐसी सुविधा थी। और मैं उस प्रोग्राम को जब बनाता था तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मेरी आंखें ना भीगी हों। और मुझे ये लगा कि एक एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के काम करना बहुत आसान है, लेकिन बॉर्डर पे जाकर के देश के लिए लड़ना और उन लोगों के लिए शहीद हो जाना जो आपको जानते भी नहीं हैं, ये बहुत बड़ा जज्बा है। फिल्मी गीतों के साथ साथ गैर फिल्मी गीतों को भी विविध भारती ने घर घर पहुंचाया। नरेंद्र जी ने लगभग सभी संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था, इसलिए जब उन्होंने उन संगीत निर्देशकों से आग्रह किया कि वे हमारे लिए भी आकाशवाणी की फीस को भूलते हुए केवल इसलिए कि ये गीत जो हैं लोगों तक पहुंचेंगे, और लता जी, आशा जी, कौमुदी मुंशी, सुमन हेमाड़ी, ये सब गाना गाने के लिए बहुत कम फीस पे जो रेडियो देता था फिल्मों की तुलना में, आगे गाने के लिए। खुले गगन पे झुक गई किसी की सुरमई पलक, किसी की लट बिखर गई, घिरी घटा जहां तलक, धुली हवा में घुल गई किसी की सांस की महक, किसी का प्यार आ
सावन के रिमझिम में, सावन के रिमझिम में थिरक थिरक नाचे रे मयूर पंखी रे सपने, मयूर पंखी रे सपने। सावन के रिमझिम में थिरक थिरक नाचे रे मयूर पंखी रे सपने। विविध भारती की लाइब्रेरी में आज लगभग 25,000 ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, 5,000 सीडीज और 20,000 स्पूल टेप्स हैं। एक से एक लोकप्रिय, पुराने, यादगार, हमेशा जवां, और ये हिस्सा बनते हैं विविध भारती के सशक्त प्रसारण का। देश भर में फैले करोड़ों श्रोता अपने पत्रों के जरिए हर दिन विविध भारती के साथ जुड़ते हैं। नाटककारों ने हमें धन्यवाद के पत्र भेजने शुरू किए। लोगों ने हमें, श्रोताओं ने कहा कि अरे ये नाटक तो हमने तब सुना था, उसके बाद से आज तक सुना ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ आपने सुन लिया। एक नाटक का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उसका नाम था जंगली घास। ये श्री रेवती शरण शर्मा जी का लिखा हुआ नाटक था। उसमें था कि 3 बहनें हैं, माँ इसलिए चिंतित रहती है कि इनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लड़कियाँ शायद बहुत सुंदर नहीं थी। छोटी वाली लड़की जो थी वो सुंदर थी, और जब उसकी शादी तय हो गई, माँ कहने लगी कि मैं इसकी शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी बड़ी 2 नहीं उठेंगी। तो वो समझाता उसे, और उसे कहता है पागल, जंगली खुशी होती है घास की तरह होती है, कहीं भी उगाई जा सकती है। अरे इसका मौका आएगा ये उड़ गई है, इनका आएगा ये भी उड़ जाएंगी। ये जानते हैं किसने गीत, ये ड्रामा सुना? खान अब्दुल्ला खान ने, जो मधुबाला के फादर थे। इनकी 7 लड़कियां थीं, और उन्होंने कहा अरे भाई कौन है जो दिल्ली में रेवती शरण शर्मा को जानता है, भाई मुझे मिलाओ, मैं उसको चूम लूँगा। अरे मैं इसकी मुमताज़, मधुबाला का नाम मुमताज़ था, मुमताज़ की माँ को मैं समझा के हार गया। अरे भाई जिसकी शादी होती है हो जाने दे, अब ये थोड़ी कि बड़ी की शादी होगी तब दूसरी की होगी तब तीसरी होगी। हमारे नाटकों ने इतना, यानी तक हमारे ऐसे श्रोता थे। और रेवती जी आकर के मेरे गले लिपट गए। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहने भाई खान अताउल्लाह खान ने मुझे मैसेज भेजा कि रेवती कौन है भाई, उसको भेजो, मैं उसको गले लगाऊंगा। ये लेट 70s की बात है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन बड़े उरूज पे था, और उसके टेलीविज़न के साथ साथ रेडियो प्रोग्राम्स भी मेरे थ्रू आउट चलते रहे। और मैं जब सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाती थी तो बुर्का पहन के जाती थी, क्योंकि फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की वजह से लोग बहुत पहचानते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़े खार मार्केट में मैं सब्ज़ी ख़रीद रही थी और बुर्का पहने हुए थी, और सब्ज़ी ख़रीदते हुए मैंने कहा अरे भैया सुनो, मुझे बताओ ना ये टमाटर बिल्कुल ताज़े हैं ना, और ये मटर, हाँ हाँ भाई वटाना बोलते हैं जिसको मराठी में, वटाना क्या भाव है, आलू कैसे हैं, फूल गोभी कैसी है। तो वो जो भाजी वाला था ना, वो यूं देखने लगा अपने चारों तरफ। अरे मैंने कहा क्या देख रहे हो? कहने लगा कि बहन जी हमको लगता है हमारा रेडियो चालू रह गया है। विशाल भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक विविध भारती।